हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर को। सो नेक्स्ट टॉपिक अब हम करते हैं यहाँ पे एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय मॉलिक्यूल्स। एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiation by molecules. तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की और इमिशन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बाय मॉलिक्यूल्स। तो देखिए बच्चों, जब हमारा मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्ब करते एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, तो वो जंप कर जाता है एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल के अंदर। जब हमारा एक मॉलिक्यूल है वो E1 स्टेट से E2 स्टेट में जाएगा, तो वहाँ पे उसने क्या की है, एब्जॉर्ब की है एनर्जी दैट इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो वहाँ पे वो जंप कर जाता है E1 से E2 स्टेट में। तो यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे है E1 स्टेट और ये जंप कर जाएगा E1 से E2 स्टेट में, E2 स्टेट। तो ये क्या है हमारी ग्राउंड स्टेट और ये कौन सी है, एक्साइटेड स्टेट। और यहाँ पे जो है डेल्टा E अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करता है, मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को दैट इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ, जो ली जाती है किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में। और ये जंप कर जाता है E1 स्टेट से E2 स्टेट में। E1 क्या है, ग्राउंड स्टेट, और E2 क्या है, एक्साइटेड स्टेट। सो ये क्या है हमारी ग्राउंड स्टेट और ये क्या होगी, एक्साइटेड स्टेट। और यहाँ पे जो हमारा मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, वो क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। सो द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय मॉलिक्यूल, द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय मॉलिक्यूल इज क्वांटाइज्ड सो दैट, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो हमारी डेल्टा E है वो किसके इक्वल आ जाएगा, E2 माइनस E1 की, और वो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू NH न्यू की। E2 माइनस E1 दैट इज इक्वल टू NH न्यू, और N क्या है यहाँ पे हमारा इंटीजर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो हमारी ग्राउंड स्टेट है क्या है, लोअर एनर्जी स्टेट जो है मॉलिक्यूल की वो क्या, ग्राउंड स्टेट। और बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी इट गोज टू नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट। सो द लोअर एनर्जी स्टेट of the molecule is called ground state. से हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। और जैसे वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को, तो वो किस में चला जाएगा, नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल में, जिसे हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट। सो बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी it goes to next higher energy level called excited state. उसे हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। और ग्राउंड स्टेट क्या है हमारी, लोअर एनर्जी स्टेट जो है मॉलिक्यूल की, वो क्या है, ग्राउंड स्टेट है। और यहाँ पे देखिए जो बच्चे हमारी एब्जॉर्ब रेडिएशन है उसकी जो वेवलेंथ है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, उसको हम स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से मेजर करते हैं। सो द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशंस are measured with the help of spectrometer. क्लियर है। तो यहाँ पे E1 क्या हमारी ग्राउंड स्टेट है, E2 क्या है,
एक्साइटेड स्टेट है। जो मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्ब करता है हमारी एनर्जी को, किसकी फॉर्म में लेगा वो, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और जंप कर जाता है E1 से E2 स्टेट में। और यहाँ पे जो हमारी एब्जॉर्ब्ड जो एनर्जी है बाय मॉलिक्यूल वो क्या क्वांटाइज्ड है, तो इसलिए डेल्टा ई किसके बराबर, E2 माइनस E1 की, दैट इज इक्वल टू NH न्यू। और जो लोअर एनर्जी स्टेट है मॉलिक्यूल की, ग्राउंड स्टेट, और एब्जॉर्ब करने के बाद एनर्जी जब वो जाता है हायर एनर्जी स्टेट में, हायर एनर्जी लेवल में, वो क्या हो जाएगी हमारी एक्साइटेड स्टेट। और स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, जो वेवलेंथ्स होती हैं एब्जॉर्ब रेडिएशन की उनको हम मेजर करेंगे किसकी हेल्प से, स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से। ओके, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए बच्चे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, यहाँ पे हम स्टडी करते हैं एब्जॉर्ब रेडिएशन की, और उससे क्या होती है जो हमारी इंटरनल एनर्जी है मॉलिक्यूल की वो बढ़ती है। सो द स्टडी ऑफ absorbed radiations from a source that are utilized to raise the internal energy, of the molecule, तो उसी हम क्या बोलते हैं बच्चों, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। द स्टडी ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशंस फ्रॉम अ सोर्स दैट आर यूटिलाइज्ड टू रेज द internal energy of the molecule, that is called absorption spectroscopy. Next one is emission spectroscopy. Emission spectroscopy. हम पढ़ते हैं emission spectroscopy क्या होता है। तो देखिए बच्चों, अब जो हमारे मॉलिक्यूल है उसने एब्जॉर्ब कर ली है रेडिएशन। आफ्टर एब्जॉर्बिंग द रेडिएशन अब क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो जब वो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी अब उस एनर्जी को वो क्या करेगा, रिलीज करेगा, एमिट करेगा। तो वो एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, और वहाँ पे जो हम स्टडी करेंगे अब एमिटेड रेडिएशंस की, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर है। सो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या हो जाएगा, आफ्टर absorbing the energy, the molecule returns to its ground state, by emitting the energy as radiations, and the study of emitted radiations called emission spectroscopy. उसे हम क्या बोलेंगे, emission spectroscopy। क्या बोलेंगे हम, emission spectroscopy। तो by after absorbing the energy the molecule returns to its ground state, and by emitting the energy as radiations and the study of these emitted radiations called emission spectroscopy। और यहाँ पे एक पॉइंट है जो आपको नोट करना है, अच्छे से ध्यान रखना है। जब भी हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़े हम या फिर हम एमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ें, जो हमारी एनर्जी लेवल जो डिफरेंस होता है डेल्टा ई, जो एनर्जी लेवल हमारा सेपरेशन होता है डेल्टा ई, वो क्या है, हमेशा सेम रहेगा, वेदर इट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा। सो नोट पॉइंट पे डालना आपको। द एनर्जी लेवल separation delta E remains the same, whether it is absorption spectra
और emission spectra, और emission spectra, चाहे emission spectra हो चाहे absorption spectra हो, जो energy level separation that is delta E remains the same. सो नेक्स्ट टॉपिक अब हम करते हैं मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा को. तो देखिए बच्चों, जो हमारी मॉलिक्यूल होता है उसके पास बहुत सारी टाइप की एनर्जीज होती हैं, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक एट्सेट्रा. सो जब एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है एक मॉलिक्यूल के द्वारा, जब मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो उसके अंदर ट्रांजिशन होती है, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, रोटेशनल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. डिपेंड करती है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एब्जॉर्ब की है उसके ऊपर. और ये जो हमारे लेवल्स होते हैं वाइब्रेशनल, रोटेशनल और इलेक्ट्रॉनिक, जो हमारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स भी इनको बोलते हैं. सो दीज रोटेशनल, वाइब्रेशन, these rotational, vibrational and electronic energy levels are also called, क्या बोलते हैं इनको? मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स भी हम इनको बोलते हैं, मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स. क्लियर है? तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं. रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स. एंड द ट्रांजिशंस a molecule, the transitions which a molecule undergo between these levels, undergo between these levels on the absorption of stable radiation results in a molecular spectra, ऑलराइट. यहाँ पे जो हमारी ट्रांजिशंस होंगी विच अ मॉलिक्यूल अंडरगो, जिस मॉलिक्यूल के अंदर जो होंगी हमारी ट्रांजिशन इन लेवल्स के बीच में, बिटवीन दीज लेवल्स, कब? जब एब्जॉर्ब होगी एक सुटेबल रेडिएशन, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा. क्लियर है? तो ये हमारा बच्चे एनर्जी लेवल डायग्राम है. यहाँ पे हमारी साइड एनर्जी इंक्रीज हो रही है. तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारी 0 पॉइंट एनर्जी. उसके बाद ये वाला जो लेवल है ये क्या? हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है. उसके बाद दूसरा वाइब्रेशनल, ये क्या है? हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल. उसके बाद ये फिर क्या है? हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है. तो ये क्या? हमारी ग्राउंड स्टेट की. उसके बाद एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा तो ये वाली क्या है? हमारी फर्स्ट, ये क्या है? वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है. उसके बाद ये भी क्या? हमारा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल. और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में क्या है हमारे पास? यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स है. तो ये क्या? हमारे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स. ये क्या? रोटेशनल एनर्जी लेवल्स. और ये क्या है? हमारी ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट. तो ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के अंदर ही क्या है? हमारी वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स है. तो ये क्या है? हमारी ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है. और ये क्या? हमारी फर्स्ट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है. तो ज्यादा जो हमें एनर्जी चाहिए होगी, अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक के अंदर अगर हमारी ट्रांजिशन होती है, अगर यहाँ पे हमारी ट्रांजिशन होगी तो इनके लिए तो एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक से कम हमें देनी पड़ रही है. तो अगर इलेक्ट्रॉनिक के अंदर ट्रांजिशन होगी तो ऑब्वियसली रोटेशनल और वाइब्रेशनल के अंदर भी होगी. तो ये क्या है? हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स. और वाइब्रेशनल के अंदर यहाँ पे क्या है? हमारी जो हमारी रोटेशनल है वो हमारी एनर्जी लेवल्स हैं. क्लियर है इतनी बात? हर एक जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है वो एसोसिएट होगा सीरीज ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के साथ में. और जो हमारा एक जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होगा, ईच वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल एसोसिएटेड विद सीरीज ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स. तो यहाँ पे क्या हमारी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है? ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है. तो इसमें क्या है? हमारे पास सीरीज ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स है. और जो हमारी एक वाइब्रेशनल जो एनर्जी लेवल है उसमें भी क्या? हमारे पास सीरीज ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं. क्लियर? सो ईच electronic energy level associated, each electronic energy level is associated with series of vibrational
energy levels, and each vibrational energy level, each vibrational energy level is associated with series of rotational energy levels. क्लियर है? तो एक जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल एसोसिएट है सीरीज ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के साथ में, और ईच वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होगा वो एसोसिएट होगा सीरीज ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के साथ में। और जो लोअर एनर्जी लेवल्स हैं उनको हम डेजिग्नेट किस तरह से करेंगे, डबल प्राइम का हम यहाँ पे यूज करेंगे, और जो हमारी हायर एनर्जी लेवल्स होंगे वहां पे सिंगल प्राइम का हम यूज करेंगे। सो दी हायर एनर्जी levels are designated by higher single prime, लाइक हम लेते हैं यहाँ पे V और यहाँ पे सिंगल प्राइम, लाइक Z यहाँ पे सिंगल प्राइम। तो यहाँ पे V क्या है हमारा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, और सिंगल प्राइम का मतलब क्या है, ये हमारा हायर एनर्जी स्टेट में है, हायर एनर्जी लेवल। और Z क्या है हमारे यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी लेवल, और सिंगल प्राइम है तो ये क्या है हायर एनर्जी लेवल है, रोटेशनल। क्लियर? और दी लोअर एनर्जी लेवल्स आर designated by double prime, लाइक V यहाँ पे डबल प्राइम, Z यहाँ पे डबल प्राइम। तो इसका मतलब अब क्या है, V वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है और डबल प्राइम का मतलब है लोअर एनर्जी लेवल, और Z क्या है यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी लेवल है, डबल प्राइम का मतलब क्या है लोअर एनर्जी लेवल में। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो ये क्या है हमारी जीरो पॉइंट एनर्जी लेवल, ये हमारा डायग्राम है। यहाँ पे ये जीरो पॉइंट एनर्जी, इस साइड एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या है V डबल प्राइम इज इक्वल टू 0, देन V डबल प्राइम इज इक्वल टू 1, V डबल प्राइम इज इक्वल टू 2, इस तरह से होता जाएगा। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास एक जो हमारी ईच इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में सीरीज ऑफ हमारे पास क्या होंगे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होंगे, और ईच वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर क्या होंगे हमारी सीरीज ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होंगे। तो यहाँ पे ये क्या हमारे एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स है, तो इसमें क्या है यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी लेवल है, यहाँ पे क्या रोटेशनल एनर्जी लेवल्स है, यहाँ पे भी क्या है हमारी सीरीज ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स है। तो यहाँ पे Z डबल प्राइम, तो डबल प्राइम ये क्या है हमारी लोअर एनर्जी लेवल है, 0 देन 1 2 3 4 इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद ये क्या थी हमारी ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट की, तो फर्स्ट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है हमारी। तो यहाँ पे क्या है Z सिंगल प्राइम है, सिंगल प्राइम का मतलब ही क्या है हायर एनर्जी लेवल, 0 देन 1 2 3 4 इस तरीके से होता जाएगा। तो ये क्या है रोटेशनल एनर्जी लेवल्स है। उसके बाद ये क्या है V सिंगल प्राइम इज इक्वल टू 0, देन V सिंगल प्राइम इज इक्वल टू 1 2 इस तरीके से हो जाएगी। तो ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में, ईच इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में क्या होंगे हमारे पास बच्चों सीरीज ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होंगे, और हर एक जो हमारी ईच वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होगी उसमें सीरीज ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या हमारे पास सीरीज ऑफ हमें देखने को मिल रहा है रोटेशनल एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे ये समझ है आपको एनर्जी लेवल डायग्राम। वाइब्रेशनल जो स्पेक्ट्रा है वो हमें ऑब्जर्व कब होगा, जब मॉलिक्यूल में क्या होंगी ट्रांजिशंस होंगी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर, और रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमें जब ऑब्जर्व होगा जब मॉलिक्यूल के अंदर जो ट्रांजिशंस हैं वो किस में होंगी हमारी रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर। क्लियर है? सो द रोटेशनल स्पेक्ट्रा आर ऑब्जर्व्ड, कब ऑब्जर्व होगा, ऑब्जर्व्ड when the molecule undergo transitions, किसमें transitions in rotational energy levels, ठीक है बच्चों। और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा कब होगा, the vibrational spectra are observed, the vibrational spectra are observed when the molecule undergo transitions in
वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। तो यहाँ पे ट्रांजिशंस किस में होंगी? वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व कब होगा? जब मॉलिक्यूल किस में जाएगा? ट्रांजिशंस में, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर। और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में कब ऑब्जर्व होगा? जब मॉलिक्यूल के अंदर ट्रांजिशंस होंगी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर। तो वहां पे हमें देखने को मिलेगा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। जब मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को, तो वहाँ पे मॉलिक्यूल जंप करता है एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से दूसरे के अंदर, और वहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होता है। और जब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा वहाँ ऑब्टेन होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस वहाँ पे हो रही होंगी, तो वहाँ पे वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशंस भी हो रही होंगी। ऐसा क्यों है? बिकॉज जो एनर्जी रिक्वायर होती है हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस हो रही हैं, उसके लिए वो एनर्जी ज़्यादा होती है रोटेशनल और वाइब्रेशनल के लिए। मतलब अब हमें एनर्जी जो है वाइब्रेशनल रोटेशनल के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी ट्रांजिशंस उनसे कम है। तो इलेक्ट्रॉनिक अगर ट्रांजिशंस हो रही है तो वहाँ पे रोटेशनल और वाइब्रेशनल तो हो रही है, बिकॉज वहाँ पे इनकी कंपेयर में जो रोटेशनल और वाइब्रेशनल की जो एनर्जी रिक्वायर है वो कम है। समझ आई बात इतनी? सो देखिए, when the molecule absorbs large amount of energy, then it jumps from one electronic level to another, and electronic spectra are observed. Clear student? Electronic spectra are observed. Or when the electronic excitations takes place, then the rotational and vibrational transitions also occurs, because the energy required for these transitions is less than the electronic ट्रांजिशन। ऑलराइट, अगर वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही है तो वहाँ पे रोटेशनल और वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस भी हमारी होंगी, बिकॉज जो एनर्जी रिक्वायर होती है रोटेशनल और वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस के लिए वो कम होती है देन दी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज। इसमें हम फर्स्ट पढ़ते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी। फर्स्ट इज ट्रांसलेशनल एनर्जी। देखिए बच्चों, ट्रांसलेशनल एनर्जी क्या होती है? ये जो एनर्जी होती है हमारी मोशन की वजह से होती है, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से होती है मॉलिक्यूल की स्पेस के अंदर। और ये जो हमारी एनर्जी है, इस एनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से क्या होता है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है मॉलिक्यूल की वो हमारी चेंज होती है। और ये जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है ये क्वांटाइज नहीं होती, जबकि और जो हमारे दूसरी जो टाइप्स होती हैं मॉलिक्यूलर एनर्जीज की वो सभी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती हैं। सो इट इज ड्यू टू the translational motion of the molecule in space, and as a result of this motion the center of gravity of the molecule
चेंजेस। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है बच्चों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट होता है हमारे ऑब्जेक्ट का, एक पॉइंट होता है वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, जहाँ पे जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वेट का इस तरीके से होता है कि सभी डायरेक्शन में वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है। और बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, वेयर ऑल ऑफ इट्स वेट, जहाँ पे क्या होता है सारा जो वेट होता है हम सपोज करते हैं वो कंसंट्रेटेड होता है। क्लियर है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है मॉलिक्यूल की वो हमारी चेंज होती है इस मोशन की वजह से, ट्रांसलेशनल जो हमारा मोशन है इसकी वजह से। और यहाँ पे जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है वो हमने क्या बोला, क्वांटाइज नहीं होती है। सो ट्रांसलेशनल एनर्जी इज नॉट क्वांटाइज्ड, whereas all other types of molecular energies are quantized। क्लियर है। सो जो ट्रांसलेशनल एनर्जी वो क्वांटाइज नहीं होती है, जबकि जो हमारी अदर टाइप्स ऑफ की मॉलिक्यूलर एनर्जी होती है, दूसरे टाइप जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड होती हैं। अब सेकंड है रोटेशनल एनर्जी। रोटेशनल एनर्जी क्या होती है हमारी, किस वजह से होती है, रोटेशन की वजह से। इट इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल अबाउट एन एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मॉलिक्यूल। सो इट इज ड्यू टू रोटेशन, it is due to the rotation of the molecule about an axis perpendicular to the internuclear axis and passing through the center of gravity of the molecule उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, रोटेशनल एनर्जी। नेक्स्ट इज वाइब्रेशनल एनर्जी। तो वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होती है बच्चों, ये हमारी मोशन की वजह से होती है। किसकी, न्यूक्लियाई के मोशन की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर। न्यूक्लियाई का मोशन कैसा होगा, वो भी पीरियोडिक टू एंड फ्रो मोशन। पीरियोडिक का वर्ड जो है हम उसका यूज क्यों कर रहे हैं, बिकॉज पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, मोशन जो रिपीट करता है इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो मोशन रिपीट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और टू एंड फ्रो मोशन है, इसको हम ले सकते हैं लाइक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो इस तरीके से क्या होगी, जो हमारी न्यूक्लियाई है उसका मोशन होगा। तो न्यूक्लियाई है जो इधर उधर आगे पीछे, तो इस तरीके से जो हमारा मोशन होगा, ये मोशन क्या हो रहा है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में क्या हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है। तो पहले इस साइड जाएगा, फिर इस साइड जाएगा, फिर इस साइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीटेडली क्या हो रहा है, हमारा मोशन हो रहा है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में रिपीट हो रहा है मोशन हमारा। और यहाँ पे कैसा होगा, टू एंड फ्रोम, लाइक जो हमारी क्लॉक होती है उसमें जो पेंडुलम होता है वो भी तो इसी तरीके से मूव करता है। तो वहाँ पे भी क्या होता है, पीरियोडिक टू एंड फ्रो मोशन होता है। तो इसी तरीके से क्या होगा, मॉलिक्यूल की न्यूक्लियाई के अंदर वहाँ पे मोशन हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजिशन में चेंज नहीं आएगा। क्लियर। सो वाइब्रेशनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इट इज ड्यू टू द पीरियोडिक टू एंड फ्रो motion of the nuclei of the molecule विदाउट एनी चेंज। यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी पोजीशन में चेंज नहीं आएगा, विदाउट एनी चेंज इन दी position of center of gravity of the molecule।
the without any change in the center of in the position of the center of gravity of the molecule. Next है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी. इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, तो ये एनर्जी हमारी किसके साथ एसोसिएटेड होती है? ट्रांजिशन होती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से किस में जाता है? हमारे एक्साइटेड स्टेट में जाता है. क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी? दिस एनर्जी इज एसोसिएटेड, दिस एनर्जी is associated, this energy is associated with the transition of an electron from the energy level ground state, from ground state energy level to excited state on the absorption of photon of suitable frequency. Clear? So on absorption of photon of the suitable frequency. ऑल राइट स्टूडेंट. सो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी? ये जो एनर्जी होती है एसोसिएटेड होती है, ट्रांजिशन होगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल से एक्साइटेड स्टेट में, और जब एब्जॉर्ब करेगा फोटोन को स्टेबल फ्रीक्वेंसी के, तो ये क्या हमारी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है. नेक्स्ट टॉपिक है बोर्न ओपेनहेमर अप्रॉक्सीमेशन. सो ये जो अप्रॉक्सीमेशन है ये में क्या बताता है? एज्यूम करता है कि जो न्यूक्लियाई है वो सेवरल थाउजेंड टाइम्स हैवी होती हैं इलेक्ट्रॉन से, तो इसलिए वो स्लो मूव करती हैं. सो बोर्न ओपेनहेमर अप्रॉक्सीमेशन, दिस approximation assumes that since the nuclei are several thousand times heavier than the electrons, therefore the nuclei are expected to move much more slowly than the electrons. सो ये जो अप्रॉक्सीमेशन क्या एज्यूम करता है कि जो न्यूक्लियाई है वो सेवरल थाउजेंड टाइम्स हैवियर होती हैं हमारी इलेक्ट्रॉन से, तो इसलिए जो न्यूक्लियाई हैं वो एक्सपेक्ट क्या है, मूव कर रही हैं बहुत ज़्यादा स्लोली देन इलेक्ट्रॉन्स. दस the nuclei may be assumed to be stationary, हम उसको क्या एज्यूम कर रहे हैं, स्टेशनरी है वो, ठीक है. सो द न्यूक्लियाई में बी एज्यूम टू बी स्टेशनरी वाइल द इलेक्ट्रॉन्स, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहे हैं बहुत ज़्यादा फास्टर स्पीड के साथ. वाइल द इलेक्ट्रॉन्स मूव एट मच फास्टर स्पीड, relative to them. All right. सो जो न्यूक्लियाई है उसको हमने क्या एज्यूम कर लिया, स्टेशनरी, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहे हैं मच फास्टर स्पीड के साथ रिलेटिव टू देम. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू बोर्न ओपेनहेमर अप्रॉक्सीमेशन,
the nuclear motion and the electronic motion. The nuclear motion and the electronic motion are treated independent to each other. Independent to each other. ऑल राइट, सो अकॉर्डिंग टू बोर्न ओपेनहेमर अप्रोक्सीमेशन बच्चों, जो न्यूक्लियर मोशन होगा और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मोशन उसको हमने क्या माना है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, वो डिपेंड नहीं करे एक दूसरे पे, ठीक है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, वो न्यूक्लियर मोशन और हमारा इलेक्ट्रॉनिक मोशन. द टोटल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल according to this approximation is given by E is equal to E translational plus E vibrational plus E rotational plus E इलेक्ट्रॉनिक. ऑल राइट, तो जो हमारी टोटल एनर्जी है बच्चों मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोक्सीमेशन वो क्या है, ई ट्रांसलेशनल सम है किसका, ट्रांसलेशनल प्लस वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल एंड प्लस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का. सो द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल is the sum of translational energy, that is ETR, vibrational energy EVIB, vibrational energy और rotational energy EROT, rotational energy and electronic energy that is tonic. ऑल राइट, तो देखिए अकॉर्डिंग टू बोर्न ओपेनहेमर अप्रोक्सीमेशन हमने क्या माना, न्यूक्लियर मोशन और जो इलेक्ट्रॉनिक मोशन उनको हमने ट्रीट किया है इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे पे वो डिपेंड नहीं कर रहे हैं, अलग अलग है न्यूक्लियर मोशन और हमारा इलेक्ट्रॉनिक मोशन. उसके बाद है टोटल एनर्जी जो है मॉलिक्यूल की अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोक्सीमेशन क्या बताया, ई इज इक्वल टू वो क्या है, सम है हमारा ट्रांसलेशनल प्लस हमारा वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी. मीन्स टू से जो एनर्जी है मॉलिक्यूल की वो सम है किस का, ट्रांसलेशनल एनर्जी, vibrational energy, rotational energy and electronic energy. All right students, the translational energy is not quantized, whereas all other energies are क्वांटाइज्ड. कि बच्चे जो हमारी ट्रांसलेशनल एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड नहीं होती है, जबकि हमारी अदर जो एनर्जीज है वो क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती हैं. और अगर हम बात करें इसकी मैग्नीट्यूड की, तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होता है ट्रांसलेशन एनर्जी का वो बहुत ही कम होता है अदर एनर्जीज के कंपेयर में. सो ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसलेशनल energy is very less than the other energies. So E electronic greater than E vibrational greater than E rotational greater than E ट्रांसलेशनल. सबसे कम जो है वो कौन सी है, ट्रांसलेशनल, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक, देन वाइब्रेशनल, देन रोटेशनल. सो जो हमारा बोर्न ओपेनहेमर अप्रोक्सीमेशन है, तो उसको हम कैसे राइट कर सकते हैं. सो द बोर्न
then here approximation may be written as कैसे लिख सकते हैं हम, E इज इक्वल टू E इलेक्ट्रॉनिक प्लस E वाइब्रेशनल प्लस E रोटेशनल। ऑलराइट, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं बिकॉज इसका जो मैग्नीट्यूड है बहुत ही क्या है, स्मॉल है, और ये क्या है, हमारी क्वांटाइज्ड भी नहीं है। तो जो हमारा बोन ओपन है हमारा अप्रोक्सीमेशन, उसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस में वाइब्रेशनल एंड प्लस रोटेशनल। उसके बाद इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल रोटेशनल एनर्जी, जो ये एनर्जीज हैं बच्चों, ये क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। सो विच इम्प्लाइज दैट the electronic rotational and vibrational energies are independent to each other. G's are independent, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करिए, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। सो ये हो गया हमारा टॉपिक बोर्न ओपन है हमारे अप्रोक्सीमेशन। तो यहाँ पे क्या था, ट्रांसलेशन एनर्जी हमारी क्वांटाइज नहीं है, जबकि सब ये जो एनर्जी और क्वांटाइज्ड हैं। जो मैग्नीट्यूड है हमारी ट्रांसलेशन एनर्जी का वो भी बहुत ही कम है अदर एनर्जीज के कंपेयर में। तो इलेक्ट्रॉनिक है, उसके बाद वाइब्रेशन, उसके बाद रोटेशन, तो सबसे कम ट्रांसलेशनल। सो जो बोन ओपन है हमारा अप्रोक्सीमेशन, उसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक प्लस वाइब्रेशनल एंड देन ट्रांसलेशन रोटेशनल। इसके बाद ये यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारी टोटल जो हमारी एनर्जी आ रही है वो किसका सम आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक है वो इंडिपेंडेंट है इन दोनों से, और जो वाइब्रेशनल है वो भी डिपेंड नहीं कर रही है इन दोनों पे, और जो रोटेशनल है वो भी डिपेंड नहीं कर रही इन दोनों पे। तो मतलब ये जो तीनों हमारी एनर्जीज इलेक्ट्रॉनिक और रोटेशनल वाइब्रेशनल, ये तीनों ही इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही है। समझ आया ये टॉपिक आपको? नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। फर्स्ट रोटेशनल स्पेक्ट्रा, when a molecule absorbs energy from radiation, when a molecule absorbs energy from the radiation belonging to microwave region, it undergoes transitions between rotational energy levels, the resulting spectra obtained is called microwave spectra. And this spectra, the rotational spectra is shown by the molecules having permanent dipole moment, like HCl and H2O. Okay, and the molecules which do not possess, and we can simply write the homonuclear diatomic molecules like H2, N2, etc. and
the molecules and the molecules like CO2, molecules like CO2 do not possess permanent dipole moment, permanent dipole moment, do not show microwave spectra, do not show microwave spectra. सो जब एक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है एनर्जी बच्चों, तो क्या होता है, फ्रॉम द रेडिएशन जो बिलोंग करती हैं माइक्रोवेव रीजन से, तो वो ट्रांजिशंस के अंदर ज़्यादा ट्रांजिशंस होती है उस मॉलिक्यूल के अंदर, और किसके बीच में होंगी, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में वहाँ पे ट्रांजिशंस होंगी। तो यहाँ पे हमें जो रिजल्टिंग स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होगा कौन सा होगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, या फिर हम इसे बोलते हैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा। और जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है वो मॉलिक्यूल शो करते हैं जिनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, लाइक HCl है, वाटर है इनके पास। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास, या फिर ऐसी हमारी होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल जिनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता, वो इस स्पेक्ट्रा को शो नहीं करते। सो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक H2N2 एंड मॉलिक्यूल्स लाइक CO2 जो डू नॉट पोजेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट डू नॉट शो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा, वो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा रोटेशन स्पेक्ट्रा को शो नहीं करेंगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। Vibrational, rotational, infrared spectra. So these spectra arises when the absorbed radiation cause the transitions between various vibrational energy levels of a molecule within the same electronic energy level, all right. And here the excitations occur in both rotational and vibrational energy levels, so called vibrational, rotational and rotational spectra. Okay, and this is observed in infrared region, and the range is 500 to 4000 centimeter inverse. सो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये जो हमारा स्पेक्ट्रा है वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा, ये कब हमें ऑब्जर्व होता है, जब जो एब्जॉर्ब रेडिएशन है वो कोज करते हैं ट्रांजिशन वेरियस वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में, और यहाँ पे क्या होगा, विद इन द सेम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, और एक्साइटेशन होंगी किसमें, बोथ रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल दोनों के अंदर होंगी। अब देखिए हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर ट्रांजिशन हो रही है, तो जो रोटेशनल एनर्जी लेवल है उनकी जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो लेस होती है, तो इसलिए जो हमारी रोटेशनल एनर्जी लेवल है उनमें भी क्या होंगी, हमारी ट्रांजिशंस होंगी। सो वाइब्रेशनल भी होगी, रोटेशनल भी होगी, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। और क्या होता है यहाँ पे इंफ्रारेड रीजन में ये हमें ऑब्जर्व होती है रेंज 500 to 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा so electronic spectra arises when the molecule undergo transitions
in electronic energy levels, electronic energy levels by absorbing the radiation, by absorbing the radiations in the visible and UV region, and here also vibrational and rotational transitions occur, vibrational and rotational transitions occurs because the energy required for electronic transitions is high than the vibrational and rotational transitions. Therefore, when the electronic spectra takes place, then here vibrational rotational transitions also occurs, and in the visible region, it's observed in 12,500 to 25,000 centimeter inverse, and in case of UV region 25,000 to 79,000 सेंटीमीटर इनवर्स. जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होता है बच्चों कब होता है, जब मॉलिक्यूल जो है जब मॉलिक्यूल के अंदर ट्रांजिशन होती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के अंदर, जब वो एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन को विजिबल और यूवी रीजन से, और यहाँ पे वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांजिशंस भी हमारी होती हैं. और विजिबल रीजन में हमें कहाँ पे ऑब्जर्व होता है ये 12,500 से 25,000 सेंटीमीटर इनवर्स यहाँ पे. और यूवी रीजन में जो इसका हमें कब ऑब्जर्व होगा, जब 12,500 इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जब होता है बच्चों मॉलिक्यूल में जब ट्रांजिशंस होती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के अंदर, जब वो एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन विजिबल और यूवी रीजन से, और यहाँ पे वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांजिशन भी हमारी होती हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं. बिकॉज यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे ट्रांजिशंस होंगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हमारा हो रहा है, तो जो एनर्जी होती है उसके लिए वो ज़्यादा होती है और इनके लिए क्या होती है कम रिक्वायर होती है. तो जब वहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हमारा हो रहा है तो वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांजिशंस तो होंगी वहाँ पे. उसके बाद विजिबल रीजन में हमें कहाँ ऑब्जर्व होगा ये 12,500 से 25,000 सेंटीमीटर इनवर्स, और यूवी रीजन में जो 25,000 से 79,000 सेंटीमीटर इनवर्स. रमन स्पेक्ट्रा in this spectra the scattering of incident radiation is measured. Incident radiation is measured, not the absorption of radiation, and if the frequency of scattered beam is equal to the incident beam then called Rayleigh scattering, and if the frequency of scattered light is different from the incident beam then called Raman scattering. And here
rotational and vibrational transitions occur. Rotational and vibrational transition occurs, and it is observed in the visible region and the range 12,500 to 25,000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो रमन स्पेक्ट्रा में क्या होता है बच्चों, इस स्पेक्ट्रा में जो स्कैटरिंग है हमारी इंसिडेंट रेडिएशन की, हम उसको मेजर करते हैं, ना कि एब्जॉर्प्शन को रेडिएशन की। क्लियर। और यहाँ पे अगर जो फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड बीम की वो इक्वल होती है इंसिडेंट बीम के, तो उसे हम बोलते हैं रेले स्कैटरिंग। और अगर जो फ्रीक्वेंसी है हमारी स्कैटर्ड लाइट की डिफरेंट होती है फ्रॉम द इंसिडेंट बीम, जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रमन स्कैटरिंग। और यहाँ पे रोटेशनल और वाइब्रेशन ट्रांजिशंस अक्यर होती है हमारी मॉलिक्यूल के अंदर, और विजिबल रीजन में हमें ऑब्जर्व होता है रेंज 12,500 से 25,000 सेंटीमीटर इनवर्स। NMR is nuclear magnetic resonance, that is NMR spectra, and NMR spectra results from the transitions between various nuclear spin energy levels of a molecule in an external magnetic field applied on it, and this NMR spectra observed in radio frequency region that is 5 to 100 मेगाहर्ट्ज। तो ये जो हमारे NMR स्पेक्ट्रा है बच्चों, इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन होती है वेरियस न्यूक्लियर स्पिन एनर्जी लेवल्स में मॉलिक्यूल के अंदर, और यहाँ पे कब होंगी, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम अप्लाई करेंगे। और ये ऑब्जर्व होता है कि इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में जो 5 से 100 मेगाहर्ट्ज। ओके। इलेक्ट्रॉन स्पिन resonance, that is ESR spectra, electron spin resonance spectra. So ESR spectra results from the transitions between electron spin energy levels in an external magnetic field applied on it, and this is observed in ESR spectra observed in the microwave region, it is 2000 to 9600 मेगाहर्ट्ज। सो जो हमारा ESR स्पेक्ट्रा है बच्चों, उसमें क्या होता है, ट्रांजिशंस होती हैं बिटवीन इलेक्ट्रॉन स्पिन एनर्जी लेवल्स के बीच में, और कब होती है, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं इस पे, और ऑब्जर्व होता है माइक्रोवेव रीजन में 2000 से 9600 मेगाहर्ट्ज में। सो के स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।